आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। डिटेल में जानेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, कितने तरह के फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द फंक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। A collection of statements that carry out an operation or calculate a value is called a JavaScript function. फंक्शन बेसिकली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन या पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट्स सिमिलर टू अ प्रोसीजर, बट टू बी कंसिडर्ड अ फंक्शन, प्रोसेस नीड्स टू take an input, produce an output and clearly show the इनपुट एंड रिजल्ट आर रिलेटेड। जो फंक्शन होता है वो भी प्रोसीजर की तरह होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि प्रोसीजर में जनरली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है और फंक्शन में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के साथ साथ उसमें ऐसा भी स्टेटमेंट होता है जो कि इनपुट ले, आउटपुट प्रोड्यूस करे और साथ में यह भी बता पाए कि जो इनपुट और आउटपुट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोसीजर और फंक्शन में। दे आर यूजफुल बिकॉज यू कैन डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट इन मेनी टाइम्स। जैसे फंक्शन हेल्पफुल कैसे है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम एक बार में कोड को डिफाइन करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि हमें बार बार एक ही कोड को लिखने की जरूरत नहीं होती है, कोड हम रीयूज कर सकते हैं। One can use the same code many times with different arguments to produce different result. जैसे हमने एक बार कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया है, तो एक बार फंक्शन डिफाइन करने के बाद उस फंक्शन को हम बार बार भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये मेनली हम फंक्शन की हेल्प से कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फंक्शन। अगर हम फंक्शन क्रिएट करने की बात करें तो एक फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फंक्शन डिक्लेरेशन की, द फंक्शन कीवर्ड एंड द फंक्शंस नेम कम फर्स्ट इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन। इन फंक्शन नेम्स the same characters that are used for variable may also be used, underscores, dollar sign, digits and letters। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स होते हैं कि हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन इसमें जो होता है वो वैलिड माना जाता है, डिजिट और लेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम में हमें एक तो फंक्शन का नाम देना होता है और दूसरा क्या है कि नाम के साथ हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, जिससे कि ये पता चल जाए कि हमने फंक्शन क्रिएट किया है। जैसे वेर कीवर्ड यूज करते हैं तो वेरिएबल क्रिएट होता है, ऐसे ही फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे तो फंक्शन क्रिएट होगा। द लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर द फंक्शन इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड है और यहाँ पर हमने नेम दिया फंक्शन का। इसमें डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट, ये पैरामीटर हैं, ये हमने पैरेंथेसिस में इनक्लोज किए हैं और कॉमा से सेपरेट किया गया है। कर्ली ब्रैकेट्स सराउंड द कोड दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द फंक्शन। अब फंक्शन डिफाइन करने में जिस कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है उसे हम फंक्शन की बॉडी के अंदर कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये सिंटैक्स है फंक्शन क्रिएट करने का।
अगर हम बात करें फंक्शन पैरामीटर की, तो इसमें फंक्शन पैरामीटर पैरेंथेसिस में लिस्टेड है। फंक्शन आर्गुमेंट जो है वो वैल्यू होती है, एक फंक्शन पैरामीटर होता है और एक फंक्शन आर्गुमेंट होता है। फंक्शन पैरामीटर यानी जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उस टाइम पे हम वैल्यू देते हैं। दूसरा होता है फंक्शन आर्गुमेंट। फंक्शन आर्गुमेंट मेनली क्या है कि वो वैल्यू है जो कि फंक्शन रिसीव करता है जब इसे कॉल किया जाता है। द आर्गुमेंट पैरामीटर्स आर एक्ट एज लोकल वेरिएबल्स विद इन फंक्शन। यानी ये चीजें जो है ये सारे फंक्शन पैरामीटर फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में लिखा हुआ है। द आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स एक्ट एज लोकल वेरिएबल्स विद इन द फंक्शन। जैसे फंक्शन पैरामीटर पैरेंथेसिस में डिफाइन किया गया है, जो फंक्शन आर्गुमेंट या पैरामीटर क्या होता है, एक ऐसी वैल्यूज होती है जो कि फंक्शन रिसीव करती है जिस टाइम पे फंक्शन को कॉल किया जाता है। नेक्स्ट है द आर्गुमेंट और पैरामीटर एक्ट एज लोकल वेरिएबल विद इन फंक्शन। यानी कोई भी हम अगर आर्गुमेंट या पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो ये विद इन ब्लॉक ही होता है, इसीलिए हम इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को स्क्रिप्ट टैग में इनक्लोज करके हमें लिखना होता है, तो इसके लिए हमने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज भी किया है। अब फंक्शन फंक्शन कीवर्ड यूज करके हमने फंक्शन डिफाइन किया है और फंक्शन यहाँ पर ऐड नंबर्स नाम का फंक्शन है जिसमें हमने दो पैरामीटर दिया a और b। इसमें हमने वैल्यू लिखी है रिटर्न a प्लस बी। अब जब भी ऐड नंबर्स कॉल होगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि वैल्यू कॉल होते ही कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के पास ट्रांसफर होगा और a प्लस बी कंप्यूट होगा। इसकी हम जो भी वैल्यू देंगे, बेसिकली वैल्यू जब देंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इससे रिलेटेड जो भी वैल्यू है ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रिजल्ट जनरेट करेगा। तो इस तरह से फंक्शन आर्गुमेंट फंक्शन पैरामीटर काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन का नाम यानी नेमिंग अ फंक्शन। हम फंक्शन की नेमिंग कैसे करते हैं वो तो हमने देखा ही कि फंक्शन का नाम लिखने के लिए जैसे वेरिएबल के लिए हम रूल फॉलो करते हैं उसी तरह से फंक्शन की भी नेमिंग होती है। व्हाइल नेमिंग अ फंक्शन इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस पॉइंट। जैसे फंक्शन का हम नेमिंग करेंगे तो पहला क्या होना चाहिए कि फंक्शन का जो नाम है वो अल्फाबेट से हो और डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव हो यानी फंक्शन का नाम देख करके हम ये समझ पाए कि इस फंक्शन का क्या यूज है। नेक्स्ट है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज स्पेसेस और अदर स्पेशल कैरेक्टर्स इन फंक्शन नेम। यानी फंक्शन का जब हम नाम देते हैं तो उसमें कोई भी हमें अप्रोप्रिएट अलग से कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है और स्पेस यूज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिजर्व कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट शुड नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ फंक्शंस। यानी फंक्शन का नाम डिफाइन करने टाइम में हमें रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं करना है, तो ये कुछ हमें ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि फंक्शन के नाम में हम कई बार डिजिट्स भी लिख देते हैं, लेकिन क्या है कि डिजिट्स अगर पहले पोजीशन पे लिख दें तो वैलिड नहीं होगा, हम बाद में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैलिड फंक्शन नेम्स कैन बी एड नंबर्स, चेंज केस एंड इनवैलिड फंक्शन नेम्स कैन बी 1 2 3 सम, चेंज केस। जैसे यहाँ पर सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, नंबर भी है, डिजिट इसमें नहीं है और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों फंक्शन जो है ये वैलिड है। दूसरा फंक्शन नेम 1 2 3 सम और चेंज केस। चेंज केस में स्पेस दिया हुआ है इसलिए इनवैलिड है और 1 2 3 सम में क्या है
जो फंक्शन का नाम है वो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये भी इनवैलिड है। तो इस तरीके से हम वैलिड और इनवैलिड फंक्शन पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में दो तरीके का फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑलरेडी डिफाइन किया गया है जावास्क्रिप्ट में, हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी क्या है, एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है और हमें उसके लिए अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी डिफाइंड है। जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं तो इससे क्या है कि आउटपुट जनरेट होगा। नेक्स्ट, अगर हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो जैसे फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन, ये सारे हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा था। जैसे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन टू टेक यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग। यानी प्रॉम्प्ट देता है तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके हम एक प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं जिसमें इनपुट स्ट्रिंग हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्स इंट। पार्स इंट फंक्शन क्या करता है, जो गिवन फंक्शन है, गिवन नंबर है या फिर रियल नंबर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है, तो कोई भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। पार्स इंट यानी इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो ये बिल्ट इन फंक्शन का काम ही है टू कन्वर्ट टू एन इंटीजर। नेक्स्ट है पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इज एन। हमने एन पढ़ा है, नॉट अ नंबर। तो एन को चेक करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन दिया गया है इज एन। अगर वैल्यू एन होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एन नहीं होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉर अ नंबर इट रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स ट्रू। यानी नंबर होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदर देन नंबर कुछ भी होता है, नॉट अ नंबर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अलर्ट फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा और मैसेज इन अ बॉक्स। किसी भी बॉक्स में डेटा और मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या होता है, अलर्ट का यूज किया जाता है। अलर्ट में जनरली क्या है कि हम एक एक्शन लेते हैं, जैसे कि ओके और कैंसिल का। तो अलर्ट बॉक्स में जब ये चीज जनरेट होता है ओके और कैंसिल, तो हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें ओके करना है या कैंसिल करना है, या कोई भी सॉरी कंफर्म डायलॉग बॉक्स होता है ओके और कैंसिल। अलर्ट में क्या होता है कि हमें एक जस्ट वार्निंग मिलती है, जैसे हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम पे हमें कंफर्म करना पड़ता है कि हम डिलीट करें या ना करें। तो इस तरह से अलर्ट बॉक्स जो है वो अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन था जो कि हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाए। यूजर यानी हम लोग जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। द फंक्शंस क्रिएटेड बाय द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो फिक्स नहीं होते। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक पार्ट होता है फंक्शन का नाम, दूसरा है फंक्शन के नेम के साथ हम पैरेंथेसिस में पैरामीटर लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में कोड लिखते हैं जो कि फंक्शन के स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। अगर हम पैरामीटर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट पे। आइदर 0 पैरामीटर भी हो सकते हैं, अगर जैसे हमें वैल्यू की नीड ना हो
तो उस केस में 0 पैरामीटर भी होता है और मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकते हैं। पैरामीटर को आर्गुमेंट भी कहा जाता है। जैसे अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटैक्स देखें तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन, फंक्शन का नाम और ये फंक्शन का पैरामीटर और आर्गुमेंट, जिसको हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। उसके बाद हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन किया है करली ब्रेसेस में। ये फंक्शन की बॉडी हो गई और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन जिस नाम से होगा उसी नाम से हम फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम वैल्यू देते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर भी पैरामीटर है और यहाँ पर भी आर्गुमेंट है। पैरामीटर को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो इसमें जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली उस टाइम में हम जस्ट एक सिंटैक्स डिफाइन करते हैं और कि कितनी वैल्यू हम देंगे। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम एक्चुअल वैल्यू देते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो आर्गुमेंट यूज होता है या पैरामीटर यूज होता है उसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। और जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के टाइम में जो पैरामीटर या आर्गुमेंट यूज होता है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर कहेंगे। तो इस तरह से फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर कंसेप्ट है जो कि हमने सिंटैक्स से देखा है। अब हम एग्जांपल की बात करें, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल, शो यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हम देखते हैं। इसमें शो यूजर नाम का फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, एक यूजर का नाम प्रिंट कर रहा है जब भी हम शो यूजर फंक्शन को कॉल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होता है वो स्क्रिप्ट टैग से स्टार्ट होता है, यानी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखना होता है। नेक्स्ट, ये एक्चुअल फंक्शन है हमारा। इसमें हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, शो यूजर नाम का फंक्शन है और इसमें हमने पैरामीटर दिया है यूजर नेम। फंक्शन में हमने पैरेंथेसिस यूज करके एक स्टेटमेंट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जो यूजर है यहाँ पर लिखा हुआ डबल कोटेशन मार्क में, इसका मतलब क्या है, आउटपुट में यूजर एज इट इज लिखा हुआ आएगा और प्लस कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। और यूजर नेम, ये यूजर नेम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में नहीं है। इसका मतलब यूजर नेम की जगह हम जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू यहाँ पर यूज होगा। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन और उसकी बॉडी। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं शो यूजर, और हमने फंक्शन को कॉल किया है और इसमें फंक्शन का नाम दे दिया। तो जैसे ही शो यूजर फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल इस फंक्शन के पास ट्रांसफर होगा और ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा तो यूजर प्रिंट करेगा और साथ में यूजर का हमने जो नाम पास किया है वो नाम प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट होगी। ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल देखा। ये एक सिंपल फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया है और फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल भी किया है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं इन्वोकिंग द फंक्शन और कॉलिंग द फंक्शन। जब भी हम फंक्शन को इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे तो हमें जिस नाम से हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसी नाम से हमें कॉल करना होता है। द कोड विद इन द फंक्शन रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड और इन्वोक आफ्टर इट हैज बीन डिफाइंड। मतलब कभी भी हम फंक्शन को कॉल डिफाइन कर लें और डिफाइन करने के बाद अगर हम उसे कॉल ना करें तो हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अगर आपके घर में पार्टी हो और आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया लेकिन गेस्ट को आप नहीं बुलाते हो तो आपके पास कोई गेस्ट नहीं होता है और सारा अरेंजमेंट वेस्ट होता है। तो जस्ट इसी तरह से है कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें क्या क्या काम करना होता है
क्या क्या काम करेगा फंक्शन वो हम डिफाइन करते हैं, लेकिन फंक्शन यूज कब होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे। तो इसमें क्या है, व्हेन अ यूजर डिफाइन फंक्शन, फंक्शन इज इन्वोक्ड, प्रोग्राम कंट्रोल इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन। यानी यहाँ पर क्या है, हमने फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीट नाम से, और ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, जब भी ग्रीट फंक्शन कॉल होगा तो हेलो वर्ल्ड नाम का मैसेज प्रिंट होगा। तो ये तो फंक्शन डिफाइन करने का पार्ट था, यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, और कंट्रोल ट्रांसफर होने के बाद इसमें फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट दिखाए गए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न इन अ फंक्शन। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ फंक्शन में जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन किया है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज करेंगे। When JavaScript encounters a return statement, which is the keyword return followed by a value or a variable। जैसे हम कीवर्ड जब भी यूज करेंगे, रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, तो रिटर्न के आगे हमें कोई वैल्यू या वेरिएबल लिखना होगा। JavaScript encounters a return statement, the function will terminate and return the value to the caller as return value। यानी क्या है कि जहां पर भी रिटर्न स्टेटमेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर कहाँ होता है, तो फंक्शन डेफिनेशन के पास। अब जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा तो उसमें रिटर्न स्टेटमेंट जब आएगा, इसका मतलब क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और जो वैल्यू है वो किसको रिटर्न करेगा, तो जिसने फंक्शन जहां पर फंक्शन कॉल हुआ उस स्टेटमेंट को वैल्यू रिटर्न होगी। इसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे रिटर्न फंक्शन यहाँ पर है, रिटर्न फंक्शन में बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। जैसे यहाँ पर क्या है कि फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, अब फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट नहीं है, तीन आर्गुमेंट दिए हुए हैं। आर्गुमेंट arg1 2 एंड 3। हम अगर चाहें तो इस फंक्शन जैसे हमें ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से ये वैल्यू जो है रिटर्न हो, अगर कॉलर फंक्शन के थ्रू, तो इस वैल्यू को हम एक्स वाई जेड वैल्यू में या किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रिटर्न वैल्यू में बी आउटपुट बाय कॉलिंग द फंक्शन विद इन द आउटपुट स्टेटमेंट। यानी डायरेक्टली उस फंक्शन को हम प्रिंट भी कर सकते हैं आउटपुट के लिए, या इसको वेरिएबल में स्टोर करके देन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करें। दोनों ही तरीका हो सकता है। ये तब की बात है जब फंक्शन रिटर्न होने के बाद, रिटर्न वैल्यू रिटर्न होने के बाद कॉलर फंक्शन को वैल्यू फर्दर यूजर को शो करने के लिए दिया जाए। तो इसमें एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हमने फंक्शन को प्रिंट कर दिया जो भी रिटर्न वैल्यू हुई, दूसरा है कि हमने टेम्पोरली किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो ये दोनों कंसेप्ट है। अब हम यहाँ पर मेनली देखेंगे एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल my javascript function takes an integer parameter or argument. If the function is less than 0, it returns number is negative, else it returns number is positive।
यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन को डिफाइन किया है और फंक्शन दो तरीके का रिजल्ट जनरेट करेगा। फंक्शन ऐसा डिफाइन किया गया है जिसके अंदर इफ एल्स दिया हुआ है स्टेटमेंट, और जब वैल्यू चेक की जाएगी, अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो नंबर नेगेटिव प्रिंट करेगा, और अगर लेस देन 0 नहीं है तो वैल्यू पॉजिटिव प्रिंट करेगा। वंस अ रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द फंक्शन स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग एंड रिटर्न्स द कंट्रोल फ्लो टू द स्टेटमेंट दैट इन्वोक्ड इट। यानी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट, तो फर्दर ये वैल्यू जिस जिसने फंक्शन कॉल किया है उस स्टेटमेंट को ये वैल्यू रिटर्न की चली जाती है। जैसे ये स्टेटमेंट हम देखें, ये बेसिकली कंप्लीट एचटीएमएल का प्रोग्राम है, और इस एचटीएमएल के प्रोग्राम में हमने डिफाइन किया हुआ है जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को। हम लोग जानते हैं कि जो जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है वो स्क्रिप्ट टैग के बीच में, यानी ये प्रोग्राम है वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। अब इसमें हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन माई जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, और एक आर्गुमेंट हमने दिए नम। तो यहाँ पर क्या है, इफ एल्स का यूज करके वैल्यू रिटर्न किया हुआ है। जैसे इफ नम लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन 0 होगा तो रिटर्न क्या किया जाएगा, नंबर इज नेगेटिव, अदरवाइज नंबर इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, यानी रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे यूज होगा। तो जब हम वैल्यू को कॉल करते हैं, तो वैल्यू कॉल करने के टाइम में हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट को टेम्पोरली स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने माई जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल किया और नम की जगह 5 दे दिया, और इस रिजल्ट को, रिटर्न वैल्यू को हम लोग स्टोर करवा रहे हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमने वेर रिजल्ट डिफाइन किया है। जैसे ही ये माई जावा स्क्रिप्ट फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल इस फंक्शन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। यानी 5 वैल्यू है, अब ये 5 वैल्यू इस फंक्शन के पास ट्रांसफर हो गई। यहाँ पर चेक होगा 5 लेस देन 0, तो ये गलत है, 5 लेस देन 0 फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा नंबर इज पॉजिटिव। तो नंबर इज पॉजिटिव जो है ये रिटर्न हो रहा है बेसिकली। तो जैसे ही स्टेटमेंट रिटर्न होगा, फर्दर ये रिटर्न वैल्यू उस स्टेटमेंट के पास आएगी जिसने फंक्शन को कॉल किया है। मतलब अब रिटर्न वाली जो वैल्यू है ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और रिजल्ट, ये स्टेटमेंट की हेल्प से जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, जो स्टेटमेंट रिटर्न हुई है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंप्लीट प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो आएगा नंबर इज पॉजिटिव। Whenever we have a return statement in a function, we must either store the result in a variable and output it, or call the function inside an output statement. Otherwise, we will not get any output. यानी क्या है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होता है, रिटर्न जो एक्चुअल ऑपरेशन होता है उसके बाद वैल्यू सिर्फ रिटर्न की जाती है, वैल्यू प्रिंट नहीं की जाती। वैल्यू रिटर्न के केस में कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होता है फंक्शन के इनसाइड जिससे कि वैल्यू दिखे। तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में वैल्यू को प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के लिए हमें आइदर या तो टेम्पोरली किसी वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर करना होता है, उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से, या फिर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही हम फंक्शन को कॉल कर लें। तो दोनों ही तरीका जो हमने पढ़ा है, दोनों ही तरीका वैलिड है, और इस तरीके से हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे।
नेक्स्ट है इन्वोकिंग और कॉलिंग अ फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। जैसे किसी फंक्शन को हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल करेंगे। हम अगर किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें डिफाइन वन टाइम करना होता है, लेकिन कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स विद इन अ प्रोग्राम एंड each टाइम वी कैन पास डिफरेंट आर्गुमेंट्स टू इट। यानी जब भी हम कॉल करेंगे तो हम डिफरेंट आर्गुमेंट दे सकते हैं और डिफरेंट आर्गुमेंट दे करके मल्टीपल टाइम्स हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी विल कॉल द ऐड 4 टाइम्स एंड each टाइम वी पास डिफरेंट वैल्यू। जो हम लोग एग्जांपल पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम ऐड फंक्शन को 4 टाइम्स कॉल करेंगे और हर बार अलग अलग वैल्यू होगी। इफ द फंक्शन हैज 2 पैरामीटर्स वी हैव टू पास 2 वैल्यूज when calling the function, and in this case first value gets assigned to first variable while the second value gets assigned to second variable। मतलब जितना वैल्यू हम डिफाइन करते हैं उतनी ही वैल्यू हमें पास करनी होती है। इफ वी डोंट पास अ वैल्यू आउटपुट विल बी NaN। अगर हम वैल्यू पास नहीं करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट है वो NaN होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ये एग्जाम्पल में सिंपली HTML का स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मेन जो फंक्शन का पार्ट है वो स्क्रिप्ट टैग के बाद। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है फंक्शन एड एक्स वाई, यानी एड एक्स वाई एड फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसमें 2 पैरामीटर दिया है एक्स और वाई। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं वेयर टोटल, यानी टोटल नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और जो टोटल की वैल्यू है वो ये टोटल वेरिएबल स्टोर करेगी। उसके बाद टोटल रिटर्न हो जाएगा। जो फंक्शन कॉल करेगा रिटर्न होने के बाद वो वैल्यू उसी फंक्शन को जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एट 12:13। पहले केस में हमने क्या किया था एक टेम्पोररी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराया, उसके बाद हमने राइट स्टेटमेंट का यूज किया। तो इस केस में क्या है कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट होता है उसी में हमने वैल्यू को कॉल कर लिया डायरेक्टली। अब इसमें क्या है कि एड 12:13 जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगी तो कंट्रोल जो ट्रांसफर होगा ये कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा ऐड फंक्शन के पास। अब इस टाइम में क्या है कि 12 और 13 ऐड होगा। 12 13 ऐड होने के बाद जो रिजल्ट है वो टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और फाइनली ये टोटल वैल्यू रिटर्न होगी। ये रिटर्न किसको होगी तो जिसने कॉल किया है। अब जहां से कॉल किया है उस स्टेटमेंट को रिटर्न वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा क्योंकि x जो है वो 12 को असाइन हो रहा है y 13 को, तो रिजल्टेंट जो आउटपुट होगा वो आएगा 25। सेकेंड केस डॉक्यूमेंट डॉट राइट और br लिखा हुआ है, इसका मतलब जो अगली आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो इस केस में क्या है कि सेकेंड टाइम जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमने कोई पैरामीटर ही नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है इस केस में आउटपुट जो है वो NaN आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम पैरामीटर नहीं देते हैं तो उस केस में अनडिफाइंड वैल्यू आएगी और या फिर अनडिफाइंड वैल्यू पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, तो नॉट अ नंबर आएगा। यानी NaN आउटपुट आता है इस केस में जब हम पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं देते। नेक्स्ट केस में क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एड 2, 3, 4।
अब इस केस में क्या है कि हम लोग फंक्शन को थर्ड टाइम कॉल कर रहे हैं। तो जब हम लोग फंक्शन को थर्ड टाइम कॉल कर रहे हैं तो हमने डिफाइन तो किया है x और y, लेकिन हमने वैल्यू दे दी है 3 वैल्यू, यानी x, y और z। तो पहली वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू को असाइन हो जाती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो सेकंड वेरिएबल को असाइन होगी, और जो थर्ड वेरिएबल यहाँ पर है वो इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस केस में क्या है कि a और b दो वेरिएबल हमारे पास है, लेकिन वैल्यू 2, 3 और 4 है। तो 2 a को असाइन हो रही है, 3 b को असाइन हो रही है, और ये एक्स्ट्रा वैल्यू है तो ये इग्नोर हो जाएगा। इस केस में आउटपुट 5 आता है। नेक्स्ट, अगर हम फंक्शन को फोर्थ टाइम कॉल करें तो फोर्थ टाइम कॉल करने के केस में क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया, दो वैल्यू दी और उस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो कि x नाम का वेरिएबल है। और जब हमने इसको वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है तो इसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करने के बाद आ रहा है 26। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ हमने ये भी देखा कि फंक्शन कॉल करने में एक्स्ट्रा वैल्यू देने से क्या होता है, कम वैल्यू देने से क्या होता है, और किस तरह से हम वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हमने डिटेल में पढ़ा फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन वाली जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।